तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं ऑप्टिक्स का एक पार्ट, हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ठीक है, वैसे तो दो पार्ट है इसके, एक हमारा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और दूसरा है वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, तो पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, तो पहले यार देख लेते हैं कि ऑप्टिक्स में हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है यार, ये चैप्टर हमारा एक बार 10th में भी आया होगा, ठीक है, लाइट के नाम से। ठीक है, तो बेसिकली ऑप्टिक्स में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, लाइट के बारे में पढ़ेंगे। और लाइट क्या होता है, एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। ठीक है, वैसे इसके नेचर के बारे में हम लोग और डिटेल में देखेंगे, लेकिन लाइट होता क्या है, एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। ठीक है, वेव के बारे में हम लोग पहले 11th क्लास में भी पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, दो तरह का वेव हमने वहाँ पे देखा था, एक स्ट्रिंग वेव और दूसरा कौन सा, साउंड वेव। लेकिन वहाँ पे क्या होता था कि जब भी अगर वेव को प्रोपेगेट होना था तो उस समय मीडियम की ज़रूरत होती थी। ठीक है, जैसे स्ट्रिंग वेव के केस में क्या, स्ट्रिंग की ज़रूरत, साउंड वेव के केस में एयर या फिर कौन सा वाटर या कोई भी दूसरा सॉलिड ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, ये मीडियम का काम करता था। ठीक है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पढ़ेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसको किसी भी तरह की मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। क्या होता है, डजंट नीड एनी मीडियम, किसी भी तरह के मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे मान लो अगर सन से जो सनलाइट जो आती है अर्थ तक पहुंचती है, तो ऑब्वियसली बहुत सारा जगह ऐसा पार्ट होता है, बहुत सारा काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस ऐसा उसे ट्रैवल करना रहता है जहाँ कोई मीडियम प्रेजेंट नहीं होता है। और अगर लाइट को मीडियम की ज़रूरत होती तो कभी भी सनलाइट अर्थ पे आ ही नहीं पाती। ठीक है, तो लाइट हमारा बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है जिसको किसी भी तरह के मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, प्रोपेगेट होने के लिए। ये हमने और भी बहुत सारे तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, जैसे हमने क्या किया है, उनकी अलग अलग वेवलेंथ रेंज के लिए हमने उन्हें अलग अलग नाम दे रखा है। जैसे मान लो रेडियो वेव हो गया, ठीक है, उसके बाद माइक्रोवेव हो जाता है, ठीक, उसके बाद इंफ्रारेड, नेक्स्ट हमारा कौन सा जाता है, विजिबल लाइट। ठीक है, ये इसका जो वेवलेंथ होता है वो होता है हमारा कहाँ से कहाँ तक, 4000 एंगस्ट्रम से लेकर के 7000 एंगस्ट्रम तक। ठीक है, इस पर्टिकुलर वेवलेंथ वाली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, इसके रेंज में जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, वो उसी को हमने क्या नाम दिया है, लाइट का। और यही जो वेवलेंथ होती है, यही जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, ये हमें विजिबल होता है। ठीक है, और इसी लाइट के कारण ही हम लोग कुछ भी देख पाते हैं। जैसे मान लो मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हम लोग देखते हैं कि हमारे जैसा ही एक पर्सन मिरर के अंदर भी रहता है। ठीक है, तो वो भी किसके कारण इमेज फॉर्म होता है, लाइट के कारण। या फिर जैसे मान लो सपोज लेंस से इमेज फॉर्म होता है, तो वो भी किसके कारण होता है, लाइट के कारण। ठीक है, या फिर इस रंगीन दुनिया को हम लोग देख पा रहे हैं तो वो भी किसके कारण देख पा रहे हैं, तो इस रेंज की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कारण। और इसी को हमने क्या दे रखा है, लाइट, जिसके बारे में हम लोग किसमें पढ़ने वाले हैं, ऑप्टिक्स में। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, अल्ट्रा वायलेट। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट, इसके बाद और कौन सा होता है, एक्स रेज, ठीक है, गामा रेज, और एक और कौन सा होता है, कॉस्मिक रेज। ये सिर्फ हमने एक नाम दे रखा है किस भी यहाँ पे, कि अलग अलग वेवलेंथ वाले रेंज की जो वेवलेंथ की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसको एक अलग अलग नाम दे रखा है। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि लैम्डा ऊपर से नीचे जाने पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, और एक बात ध्यान रखो, फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज हो रही है तो एनर्जी भी क्या होता है, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो चलो ये हमारे कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थे। लेकिन बेसिकली हमें जो ऑप्टिक्स में जो पढ़ना है वो कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पढ़ना है, जिसका वेवलेंथ कहाँ से कहाँ तक, 4000 एंगस्ट्रम से लेके कहाँ तक हो, 7000 एंगस्ट्रम तक हो। ठीक है, ये हमें ऑप्टिक्स में पढ़ना है। ठीक है, तो एक बार देखो, ऑप्टिक्स में हमें दो पार्ट, जैसा मैंने बताया कि एक आएगा हमारा कौन सा, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, और दूसरा हमारा कौन सा आएगा, वेव ऑप्टिक्स। एक हमारा क्या हो गया, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ठीक है, जो कि आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। और एक दूसरा कौन सा आएगा, वेव ऑप्टिक्स। देख लेते हैं दोनों में कैसे लाइट के बारे में पढ़ना है या कैसे फिनोमेना के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो एक बार देखो यार,
ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जैसे मान लो लाइट जब मिरर के साथ इंटरेक्ट करे तो कौन सा फिनोमेना शो करेगा, ठीक है, कैसा नेचर, कैसा बिहेवियर शो करेगा, या फिर लेंस के साथ अगर इंटरेक्ट करे या लेंस के ऊपर फॉल हो तो फिर किस तरीके से बिहेव करेगा या कौन सा फिनोमेना शो करेगा। तो वो सब हम लोग किस में पढ़ने वाले हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में। जो भी ऑप्टिकल डिवाइस हम लोग अगर ले जैसे लेंस हो गया, मिरर हो गया, ठीक है, तो इन सब के साथ जब लाइट अगर इंटरेक्ट करता है तो कैसे बिहेवियर शो करता है, क्या बिहेवियर शो करता है और कौन सा फिनोमेना शो करता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग कैसे किसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि when light interacts with किसके साथ, मिरर या फिर लेंस, ठीक है, या जैसे और भी आएगा, प्रिज्म भी आएगा, तो उसके साथ जब इंटरेक्ट करेगा, तो इन सब के साथ जब इंटरेक्शन होगा तो वो हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में, ठीक है। यहाँ पे एक और बात हमें ध्यान के रखनी है कि जो लाइट की जो वेवलेंथ होगी वो काफ़ी स्मॉल होगी इन कंपैरिजन टू किसके, ये जो डिवाइस, जो ऑप्टिकल डिवाइस इनको बोलते हैं, ये जो डिवाइस के डायमेंशन से जो लाइट का जो वेवलेंथ होगा वो काफ़ी कम होगा। यानी हम लोग क्या बोलेंगे कि इस केस में लैम्डा ऑफ लाइट जो होगा वो वेरी वेरी लेस देन किससे, लैम्डा ऑफ डिवाइस, लैम्डा या फिर एक तरीके से डायमेंशन लिख लेते हैं कि डायमेंशन ऑफ किसके, डिवाइस, डायमेंशन ऑफ डिवाइस, जिससे वो कंपेयर कर, जिसके साथ वो इंटरेक्ट करेगा उसके कंपैरिजन में लैम्डा जो होगा लाइट का वो काफ़ी स्मॉल होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि इस केस में हम लोग एक लाइट को किसकी तरफ बिहेव करके चलेंगे, किसकी तरफ मान के चलेंगे, रे की तरफ, ठीक है। रे के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो इस पार्ट में हम लोग किसकी तरफ मान के चलते हैं लाइट को, एक रे की तरफ। तो चलो अब देखते हैं कि वेव ऑप्टिक्स में हम लोग जो है वो लाइट किस कैसी चीज़ों के साथ इंटरेक्ट करेगी और कौन कौन सा फिनोमेना शो करेगा। जैसे मान लो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम लोग जब बात करेंगे तो नॉर्मली रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन की बात करेंगे, ठीक है, इसी में हमारा पूरा चैप्टर सिमट जाएगा। लेकिन जब वेव ऑप्टिक्स की बात करेंगे तो उस समय हमारा क्या होगा, तो लाइट जो होगी, जैसे मान लो एक काफ़ी सिंगल स्लिट से, जैसे मान लो अगर हम लोगों ने क्या किया, कोई भी एक कार्डबोर्ड ले लिया, उसमें काफ़ी स्मॉल होल कर दिया हमने, ठीक है, इतना स्मॉल होल किया कि इसका जो डायमेंशन है, ठीक है, इसका डायमेंशन लाइट के वेवलेंथ से के कंपेरेबल हो। जैसे मान लो हमने क्या किया, एक कोई भी कार्डबोर्ड ले लिया, उसमें एक होल कर दिया, जस्ट छोटा सा पिन मार दिया, और वो पिन इतना छोटा, ये जो इसी को हम लोग बोलेंगे स्लिट, इसको आगे पढ़ेंगे हम लोग क्या, स्लिट, ठीक है। आगे चल के सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी आएगा, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आएगा। तो स्लिट का मतलब यही होता है कि कोई भी कार्डबोर्ड लिया, उसमें हल्का सा एक होल कर दिया, और होल इतना छोटा है कि वो जो उसका जो डायमेंशन है वो किसके कंपेरेबल है, तो लैम्डा ऑफ लाइट के, मतलब लाइट का वेवलेंथ जो है उसके कंपेरेबल ये स्लिट का जो डायमेंशन होगा। तो जब भी अगर लाइट ऐसे स्लिट से अगर इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो उस केस में अगर हम लोग लाइट को एक रे की तरह लेकर के चले तो वो हमारा जो भी फिनोमेना वो प्रॉपर जस्टिफाई नहीं हो पाता है। जैसे मान लो इस केस में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि इंटरफेरेंस फिनोमेना होता है, ठीक है, इंटरफेरेंस या फिर डाइफ्रैक्शन। तो ये सारे फिनोमेना जो होते हैं वो इस समय शो करता है लाइट, जो कि हम लाइट को रे मान करके नहीं कर सकते, ठीक है। तो उस समय हम लाइट को किसकी तरह ट्रीट करेंगे, वेव की तरह, ठीक है। लाइट को हम उस समय किसकी तरह ट्रीट करेंगे, वेव की तरह। ये कब एप्लीकेबल होगा, जब लैम्डा ऑफ डिवाइस जो होगा, ठीक है, वो क्या होगा, लगभग कंपेरेबल होगा किसके, लैम्डा ऑफ लाइट के, ठीक है। अगर लाइट का जो वेवलेंथ है वो लगभग कंपेरेबल है लैम्डा ऑफ डिवाइस, ये कब होगा कि जब मान लो डायमेंशन ऑफ डिवाइस जो हो वो लगभग कंपेरेबल हो किसके, लैम्डा ऑफ लाइट के। तो उस समय हम लोग लाइट को किसकी तरह ट्रीट करेंगे, वेव की तरह। जो उस समय कौन कौन से फिनोमेना शो करेगा, वो इंटरफेरेंस या फिर डाइफ्रैक्शन। तो जब वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे हम लोग तो उस समय हम लोग इस फिनोमेना के बारे में पढ़ेंगे और किसकी तरह मान के चलेंगे लाइट को, वेव की तरह।
ठीक है, अभी जो हमारा पार्ट जो शुरू होने जा रहा है उसमें हम किसकी तरह लेके चलेंगे, रे की तरह। और ये किसके साथ इंटरेक्ट कराने वाले हम लोग लाइट को, एक मिरर के साथ, एक लेंस के साथ या प्रिज्म के साथ। ठीक, चलो अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थोड़ा नेचर ऑफ लाइट के बारे में। ठीक है, इसके बारे में जो है काफ़ी बवाल हुआ था, काफ़ी ऐसे इजीली ये डिसाइड नहीं हुआ था नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, इसके बारे में भी एक लंबी कहानी है, थोड़ा ध्यान से सुनते हैं कैसे हम लोग नेचर ऑफ लाइट को डिसाइड किए थे। ठीक है, तो यार देखो सबसे पहले क्या हुआ था, लाइट के नेचर के बारे में न्यूटन ने बताया था। ठीक है, आप लोग पता होगा न्यूटन हर एक फील्ड में अपना कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन दे ही रखा है उन्होंने। ठीक है, उन्हीं की वजह से हमारा सिलेबस भी इतना काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो न्यूटन ने ये बताया था कि जो लाइट जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिल के बना होता है। और वो पार्टिकल्स कैसे होते हैं, उसको उनने नाम दिया था फोटोन का। ठीक है, और ये फोटोन एक तरीके से रहता क्या है कि एनर्जी का एक पैकेट होता है। क्या लिख सकते हैं, पैकेट ऑफ एनर्जी, पैकेट ऑफ एनर्जी। उनका ये कहना था कि लाइट जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिल करके बना होता है, और उस पार्टिकल को उन्होंने नाम दिया था क्या, फोटोन, जो कि एक तरह से क्या होता है, पैकेट ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है, और उसी के बिहाफ पे उनने ये जो दो फिनोमेना पहले पता चला था, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, पहले यही दोनों फिनोमेना पता था हमें कि लाइट क्या क्या फिनोमेना शो करता है। तो एक रिफ्लेक्शन और दूसरा रिफ्रैक्शन। ठीक है, थोड़ा बहुत यही स्टार्टिंग में हमें यही दोनों फिनोमेना पता थे। ठीक है, और उन्होंने पार्टिकल नेचर को लेते हुए आराम से इन दोनों फिनोमेना को एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, बाद में दिक्कत ये हुई कि दो साइंटिस्ट आए, एक हमारे कौन से, एक हाइजेन और दूसरा रॉबर्ट हुक। ठीक है, यहाँ से देखते जाते हैं कैसे ट्विस्ट आएगा, कैसे ये डिसाइड हुआ था कि नहीं पार्टिकल जो होता है वो पार्टिकल नेचर शो होता है, उसके साथ वेव नेचर भी आता है, वो कैसे डिसाइड हुआ था यही हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, लाइट जो होता है एक्चुअल में अगर बताया तो उसके पास डुअल नेचर होता है, दोनों नेचर शो करता है, पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी। तो पहले न्यूटन ने यही बताया पार्टिकल नेचर, और वहां से उनने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों चीजें एक्सप्लेन कर दी। ठीक है, सभी खुश भी थे, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत ये हुआ जब हाइजेन और रॉबर्ट हुक ने क्या किया कि उनने वेव नेचर लेते हुए, ठीक है, वेव नेचर को लेते हुए ये दोनों फिनोमेना को एक्सप्लेन कर दिया। उनने लाइट के पास माना कि वेव नेचर है, तो भी उनने देखा कि यार रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों फिनोमेना एक्सप्लेन हो रहे थे। और इसके अलावा एक और जो मेजर फिनोमेना एक्सप्लेन हो रहा था वो ये हो रहा था कि जो थिन फिल्म पे, ठीक है, वैसे ये पार्ट हम लोग वेव ऑप्टिक्स में कवर करेंगे, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं कि थिन फिल्म के ऊपर जब भी लाइट फॉल हो रही थी तो वो काफ़ी अलग अलग कलर हमें दिख रहे थे, काफ़ी अलग अलग कलर फॉर्म हो रहे थे। तो वो फिनोमेना भी जो है वो वेव नेचर से ही एक्सप्लेन हो रहा था। न्यूटन ने ये चीज़ पहले इसके बारे में सोचा जरूर था कि हाँ यार ये वाला फिनोमेना एक्सप्लेन पार्टिकल नेचर से तो नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी उनने बोल दिया था कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जो है वो फिनोमेना शो हो रहा है, ठीक है, पार्टिकल नेचर से। और पार्टिकल और लाइट कैसे पाथ पे मूव करता है, स्ट्रेट लाइन पाथ पे। इन दोनों के बिहाफ पे उनने बोल दिया था कि पार्टिकल नेचर शो करता है। लेकिन इन दोनों साइंटिस्ट ने क्या किया कि वेव नेचर मानते हुए इसको भी एक्सप्लेन कर दिया और इन दोनों को भी एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, फिर आई बात न्यूटन के पास कि अब बताओ ये पार्टिकल नेचर होगा या वेव नेचर। तो उनने ये बोला कि यार अगर मान लो ठीक है, चलो वेव नेचर से ये चीज़ें एक्सप्लेन तो हो रही हैं, लेकिन लाइट का प्रोपेगेशन जो होता है वो स्ट्रेट लाइन पे होता है और वो वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं हो रहा है। तो उनने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया कि नहीं यार लाइट के पास कैसा नेचर होगा, तो पार्टिकल नेचर ही होगा। ठीक है, उन्होंने बोला कि नहीं यार अब तो ये अगर एक्सप्लेन नहीं हो रहा है, मतलब लाइट जो है वो कैसा नेचर शो करता है, पार्टिकल नेचर। और उस समय जो है न्यूटन के फॉलोअर काफ़ी ज़्यादा थे। ठीक है, न्यूटन को मानने वाले भी काफ़ी ज़्यादा थे। ऑब्वियसली यार उस समय उनने काफ़ी कुछ दे रखा था, काफ़ी चीज़ें दे रखी थी। तो कम से कम लगभग 100 साल के आसपास जो है इसके बारे में किसी ने डिस्कस ही नहीं किया। सब यही मानते रहे कि लाइट के पास कैसा नेचर होता है, पार्टिकल नेचर। ठीक है, बाद में एक और साइंटिस्ट आया। ठीक है, कौन सा, ये यंग नाम का एक साइंटिस्ट आया।
उसने एक और फिनोमेना जो है वो चीज शो किया, किसको मानते हुए? वेव नेचर को। अभी तक हमने यही 2-3 फिनोमेना देख रखे थे, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, और ये एक और चीज देखा था हमने। उसने एक और फिनोमेना ऑब्जर्व किया कि लाइट शो करता है, वो होता है इंटरफेरेंस का, इंटरफेरेंस। ठीक है, कोई बात नहीं, इंटरफेरेंस जो है हम लोग वैसे वेव ऑप्टिक्स में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत हम लोग आइडिया 11th क्लास में ले चुके हैं वेव वाले पार्ट में। ठीक है, तो ज़्यादा इसके बारे में अभी नहीं सोचना अपने को। तो इंटरफेरेंस जो ये फिनोमेना था, उसने बताया कि यार ये वेव नेचर से शो हो रहा है। ठीक है, लेकिन उसने ये एक्सप्लेन नहीं किया था, तो फिर किसी ने भी उस पर ध्यान ही नहीं दिया, मतलब साइंटिफिक कम्युनिटी ने भी लगभग 10-20 साल तक उसने भी ध्यान नहीं दिया। एक दूसरा साइंटिस्ट आया फ्रेजनल नाम का। ठीक है, उसने क्या किया, उसने एक और फिनोमेना के बारे में बता दिया, और वो भी किसके सपोर्ट में? वेव नेचर के सपोर्ट में। उसने बताया कि इंटरफेरेंस तो होता ही है, एक और फिनोमेना शो होता है भाई वेव नेचर के कारण, डाइफ्रैक्शन। और इस चीज का उसने मैथमेटिकल पूरा कैलकुलेशन भी दे दिया। ठीक है, कि हाँ भाई कोई गलत प्रूफ ना करे, मैंने मैथमेटिकली भी कैलकुलेट कर लिया है। ये दोनों फिनोमेना हम लोग वेव ऑप्टिक्स में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसके बारे में भी ज़्यादा नहीं सोचना अपने। और उसने ये बोला कि यार सारी जो चीज़ें पार्टिकल नेचर पे इसीलिए अटकी हुई है कि हम लोग क्या इस चीज़ को बस एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। तो उसने ये बोला कि लाइट जो है वो वेव नेचर तो शो करता है, क्योंकि इतने सारे फिनोमेना उसने किसके ऊपर दिए? वेव नेचर पे। उसने बोला कि स्ट्रेट लाइन पाथ पे इसीलिए मूव करता है क्योंकि जो वेवलेंथ, जो विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है? काफ़ी स्मॉल। उसने बताया कि लाइट, जो विजिबल लाइट जिसकी हम लोग बात करते हैं, उसका वेवलेंथ काफ़ी स्मॉल होता है, इसीलिए क्या होता है? वो स्ट्रेट लाइन पाथ पे जाता है। और अगर स्ट्रेट लाइन पाथ पे जा रहा है, इतने सारे फिनोमेना शो कर रहा है, ये रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये भी वेव नेचर से एक्सप्लेन हो रहे थे, तो फिर अब लोग यही सोचने लगे कि हाँ यार वेव नेचर ही होगा। लेकिन अभी भी ड्रामा यही खत्म नहीं हुआ। जब आइंस्टाइन ने क्या किया, ठीक है, अब लगभग ये प्रूफ होने लगा था कि हाँ यार वेव नेचर ही होता है, क्योंकि सारी चीज़ें वेव नेचर से एक्सप्लेन हो रही थी। लेकिन आइंस्टाइन ने क्या किया कि एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दे दिया है। ठीक है, ये फिनोमेना हम लोग कब पढ़ने वाले हैं? मॉडर्न फिजिक्स में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कुछ लोग बेटा 11th क्लास में केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो फिनोमेना था, उसने उसके बारे में बताया, और वो क्या मानते हुए बताया उसने कि लाइट को पार्टिकल नेचर मानते हुए उसने एक्सप्लेन किया। आइंस्टाइन ने भी क्या किया कि लाइट का पार्टिकल नेचर लेते हुए ये इफेक्ट उसने शो किया, और ये वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं होता है। ये हम लोग जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे तो उस समय हम लोग देखेंगे कि हाँ यार वेव नेचर की अगर शो होता तो ये इफेक्ट हो ही नहीं पाता। अब बात यहाँ पे आ गई कि यार अब क्या किया जाए। मान लो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की बात थी, वो भी हमने वेव से कर दिया, ये दोनों भी कर दिया वेव से। फिर ये बात आई कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्यों नहीं हो रहा है। तो फिर हमने फाइनली ये डिसाइड किया सारे साइंटिस्ट ने कि लाइट जो होगा उसके पास दो नेचर होंगे। कैसे? डुअल नेचर होगा। एक कौन सा? एक वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करेगा, ठीक है, पार्टिकल नेचर, और दूसरा वेव नेचर। उसके पास दोनों ही नेचर होते हैं। ठीक है, तो अब आजकल अभी तक हम लोग यही मान के चल रहे हैं कि लाइट जो होता है उसके पास दो नेचर होते हैं, पार्टिकल नेचर और दूसरा वेव नेचर में। ठीक है, हाल ही में वैसे एक साइंटिस्ट ने जो है, या एक शायद प्रोफेसर ही है, उन्हें पार्टिकल नेचर मानते हुए इंटरफेरेंस और डाइफ्रैक्शन को एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो वैसे इसके बारे में हमें उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, लेकिन अभी जो हमारा अजम्पशन है वो यही मान के चलना है कि दो नेचर शो करता है, एक पार्टिकल नेचर और दूसरा वेव नेचर। आपके कोई भी एग्जाम में भी अगर क्वेश्चन आता है तो अभी यही मान के चलना। तो चलो यार, अब हम लोग अपना फोकस कहाँ पे लाते हैं? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पे। ठीक है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स अब हमारा शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले हम लोग कुछ टर्म्स के बारे में देख लेते हैं। जैसे मैंने बताया था कि लाइट को किसकी तरह लेकर के चलते हैं, कि रे की तरह। ठीक है, तो ये सब देख लेते हैं कि रे क्या होता है, बीम क्या होता है, क्योंकि ये सब टर्म्स क्या है हमारे यूज आने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे अलग अलग फिनोमेना की पहले रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि लाइट रे क्या होती है। ठीक है, तो एक बार देखो, लाइट हम लोग क्या देखे, न्यूटन ने भी बताया, सारा जो
पार्टिकल वेव नेचर, ये सब हमने जो देखा उसमें सब जगह यही देखा कि जो लाइट जो होती है वो कैसे पाथ पे जाती है, स्ट्रेट लाइन पाथ पे। तो जिस स्ट्रेट लाइन पाथ पे लाइट रे ट्रैवल करती है उस स्ट्रेट लाइन पाथ को ही हमने क्या नाम दिया है, रे का। ठीक है, रे का मतलब क्या हो गया कि जिस स्ट्रेट लाइन पाथ पे लाइट ट्रैवल करती है उस स्ट्रेट लाइन पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं, रे। तो क्या होगा हमारा रे का डेफिनेशन, द स्ट्रेट लाइन पाथ along which, ठीक है, along which light travels is called, क्या बोलेंगे उसको, रे। जिस स्ट्रेट लाइन पाथ पे लाइट ट्रैवल होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रे। और यहां से देखो 3 तरह के रे की बात करेंगे हम लोग। एक हमारा कौन सा होगा, पहला जो लाइट रे होगा वो कौन सा होगा, डाइवर्जेंट रे। ठीक है, डाइवर्जेंट रे, ये हम लोग देखते हैं डाइवर्जेंट रे का मतलब क्या होता है। ठीक है, जैसे मान लो अगर कोई भी एक सोर्स है जो कि लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, तो एक बात देखो, कोई भी सोर्स जो होता है वो सिंगल रे प्रोड्यूस नहीं करता है। वो लेजर लाइट भी आती है वो शायद प्रोड्यूस करती होगी, लेकिन सिंगल रे प्रोड्यूस करना काफ़ी मुश्किल है। जब भी अगर एक कोई जो जनरल सोर्स होगा, जैसे बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, ये क्या करते हैं, बहुत सारी लाइट रे प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो एक बात देखो, हम लोग सबसे पहले एक काम करते हैं, बीम के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, कि बीम क्या होता है। क्योंकि यार हम लोग जब भी अगर देखेंगे तो या कोई भी सोर्स होगा तो वो क्या करेगा कि एक सिंगल रे प्रोड्यूस तो करेगा नहीं, एक बंडल ऑफ रे प्रोड्यूस करेगा या अ बंच ऑफ रे प्रोड्यूस करेगा। तो उस बंच ऑफ रे को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बीम। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि बंडल ऑफ रे। ठीक है, बंडल ऑफ रेज जो होगा उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, बीम का। अब ये 3 तरह का होगा, एक कौन सा, डाइवर्जेंट बीम। ठीक है, डाइवर्जेंट बीम। डाइवर्जेंट बीम का मतलब क्या होगा, क्योंकि आगे ध्यान रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा जब हम लोग इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट रियल होगा, वर्चुअल होगा, इमेज रियल होगा, वर्चुअल होगा, वो सब डिपेंड करेगा इन्हीं सब टाइप ऑफ बीम पे। ठीक है, तो डाइवर्जेंट बीम क्या होगा, तो चले डाइवर्जेंट बीम क्या होगा। जैसे मान लो लाइट रे अगर ऐसे ट्रैवल कर रही है या जो कोई भी लाइट बीम ट्रैवल कर रही है, तो इस केस में हम लोग देख रहे हैं कि जैसे अगर लाइट प्रोपेगेट हो रही है तो जिस डायरेक्शन में प्रोपेगेट हो रही है, अगर उस डायरेक्शन में डायमीटर ऑफ बीम अगर इंक्रीज हो रहा हो, हम क्या बोल रहे हैं कि जिस डायरेक्शन में लाइट प्रोपेगेट हो रही हो उस डायरेक्शन में अगर डायमीटर ऑफ बीम, यानी जैसे मान लो यहाँ पे डायमीटर ऑफ बीम ये हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे डायमीटर ऑफ बीम कुछ ये होगा। तो जिस डायरेक्शन में लाइट प्रोपेगेट हो रही है और अगर उस डायरेक्शन में डायमीटर इंक्रीज हो रहा हो तो उस बीम को हम लोग क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट बीम। जैसे मान लो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि D2 इज ग्रेटर दैन D1, तो इस बीम को हम लोग क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट बीम। D क्या है हमारा, डायमीटर। ठीक है, दूसरा क्या होता है, कन्वर्जेंट बीम। ठीक है, कन्वर्जेंट बीम। एक बात हमें ध्यान रखना है, जो डायमीटर हम डिस्कस करने वाले हैं कर रहे हैं वो इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन की बात हो रही है। ठीक है, तो यार कोई अगर डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि इफ डायमीटर ऑफ बीम इंक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट देन दैट बीम विल बी कॉल्ड डाइवर्जेंट बीम। लेकिन ये सब 8, 9, 10वीं चीज़ें है, ये डेफिनेशन नहीं लिख रहा अपन। ठीक है, कन्वर्जेंट बीम क्या होगा कि लाइट अगर ऐसे ट्रैवल कर रही है, जिस डायरेक्शन में लाइट अगर ट्रैवल कर रही है, अगर उस डायरेक्शन में जो अगर डायमीटर जो है बीम का वो अगर डिक्रीज हो रहा हो तो उसको क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट बीम। जैसे मान लो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे और एक यहाँ पे डायमीटर, ठीक है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे डायमीटर D1 हो गया और यहाँ पे डायमीटर D2 हो गया। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि D1 इज ग्रेटर दैन D2। हमेशा ध्यान रखना है इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट की बात करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारा क्या होगा, पैरेलल बीम। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, पैरेलल बीम। पैरेलल बीम क्या होगा कि जैसे मान लो लाइट जिस डायरेक्शन में प्रोपेगेट हो रही है और अगर उस डायरेक्शन में डायमीटर में कोई चेंज नहीं आ रहा हो,
पैरेलल बीम का मतलब ही हुआ कि लाइट रेज कैसे होंगी, पैरेलल। तो इस केस में जैसे मान लो जो डायमीटर आप यहाँ पे देखोगे, ये अगर D1 है और यहाँ पे मान लो अगर D2, तो दोनों क्या है यहाँ पे सेम। अगर यहाँ D1 यहाँ D2, तो क्या हो रहा है D1 इक्वल्स टू D2, हर जगह डायमीटर क्या है सेम। तो ऐसे बीम को हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल बीम। अगर लाइट रे जिस भी डायरेक्शन में प्रोपेगेट हो रही है उस डायरेक्शन में अगर डायमीटर कांस्टेंट है तो वैसी बीम को हम लोग कैसी बीम बोलेंगे, पैरेलल बीम। ठीक है, तो 3 तरह की बीम की बात करेंगे, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट और दूसरा कौन सा, एक पैरेलल बीम। ठीक, चलो अब नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं शैडो फॉर्मेशन। ठीक है, हर छोटी छोटी टॉपिक भी हम लोग एक एक करके पूरा कवर करेंगे। शैडो फॉर्मेशन, चलो शैडो फॉर्मेशन जो होता है, जैसा हमने क्या देखा कि लाइट रे जो होता है वो कैसे पाथ पे मूव करता है, ये स्ट्रेट लाइन पाथ पे। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, द प्रॉपर्टी टू ट्रेवल in a straight line path, yeah, the property of straight light, the property of light to travel on straight line path, to travel on straight line path, straight line path is called rectilinear propagation of light, is called rectilinear प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। ठीक है, और इसी प्रॉपर्टी के कारण जो भी जो शैडो फॉर्म होता है, जैसे मान लो लाइट में अगर सपोज इधर से लाइट आ रही है, मैं अगर यहाँ पे खड़ा हूँ, तो जो शैडो फॉर्म होता है तो वो इसी प्रॉपर्टी के कारण होता है कि लाइट कैसे पाथ पे ट्रेवल करता है, स्ट्रेट लाइन पाथ। कैसे देख लेते हैं आखिर, मान लो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये एक तरह का, एक बार देखो 3 तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, शॉर्ट में देख लेते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट। सभी को पता होगा ये चीज़ें। ट्रांसपेरेंट जिसको लाइट क्रॉस कर सके, ट्रांसलूसेंट जिसको ये मॉडरेट लेवल पे क्रॉस कर सके, और एक ओपेक ऑब्जेक्ट जिसको लाइट रे क्रॉस नहीं कर सकता, जैसे वॉल हो गया, पेंसिल हो गया, इंसान हो गए। ठीक है, तो हम लोग शैडो किसका फॉर्म होता है, ओपेक ऑब्जेक्ट का। शैडो हमेशा किसका फॉर्म होता है, ओपेक ऑब्जेक्ट। मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक सोर्स है और यहाँ पे हमारे पास एक कोई भी स्क्रीन रखा हुआ है। ठीक है यार, जब भी शैडो फॉर्म होगा तो हवा में तो शैडो फॉर्म होगा नहीं, कोई स्क्रीन रखा होगा, फ्लोर होगा, तभी जा कर के शैडो फॉर्म होता है। तो यहाँ से देखो लाइट रे जैसे ही ट्रैवल करेगी ऐसे, तब जा कर के यहाँ पे ऐसे शैडो फॉर्म होता है, ये ऐसे। तो हम लोग क्या देखते हैं, ये पूरा पार्ट जो रहता है वो क्या होता है, डार्क हो जाता है, और यही हमारा क्या होता है, शैडो। तो शैडो होता क्या एक तरीके से कि जब भी एक ओपेक ऑब्जेक्ट जब लाइट के पाथ में आता है, ठीक है, तो एक डार्क पैच बन जाता है। ये जो क्या होता है, डार्क पैच जो बना यहाँ पे, इसी डार्क पैच को हम लोग क्या बोलते हैं, शैडो। इसी डार्क पैच को हम लोग क्या बोलते हैं, शैडो। ठीक है, तो अगर कोई लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि जब भी एक ओपेक ऑब्जेक्ट लाइट के पाथ में अगर आता है, ठीक है, तो क्या होता है, एक डार्क पैच बनता है, और उसी डार्क पैच को हम लोग क्या बोलते हैं, शैडो। ये हमारा क्या है, सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट। अब एक बात देखो, मैंने क्यों बोला कि आखिर ये रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन का इसके डार्क पैच बनने से क्या रिलेशन। तो यहाँ से देखो, ये लाइट रे ऐसे जा रही है, ये लाइट रे ऐसे चली गई, बीच वाली सारी लाइट रे जो होंगी वो जा करके वापस इधर उधर चली जाएंगी। ठीक है, तो होगा क्या कि इसके बीच का जो पूरी जो लाइट है वो इसको क्रॉस नहीं कर पाई, तो इतनी दूर क्या हो गया, एक डार्क पैच बन जाएगा। ठीक है, ये रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन से कैसे रिलेटेड है कि मान लो अगर लाइट अगर स्ट्रेट लाइन पाथ पे नहीं जा रही होती तो क्या होता है, यहाँ से जाने के बाद लाइट रे कुछ इधर की तरफ मुड़ जाती, ऐसे मुड़ जाती, ये इधर से ऐसे मुड़ जाता, और भी लाइट रे ऐसे मुड़ जाती, और मुड़ करके क्या होता है कि यहाँ पे डार्क पैच नहीं बनता। ठीक है, अगर मान लो लाइट जो है स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव नहीं करता तो क्या होता है कि चलो कोई बात नहीं, ये वाली लाइट रे नहीं आ रही, तो मैं ये सोचेगा कि मैं ही चले जाता हूँ, ये इधर चला जाएगा, इधर से लाइट रे आ जाएगी और लाइट रे आ जाएगी,
तो यहाँ पे डार्क पैच नहीं बन पाता, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, जो भी शैडो अगर फॉर्म हो रहा है तो वो किसके कारण फॉर्म होगा, कि रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट के कारण, ठीक है। चलो चलो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो पहला फिनोमेना, जो इस पार्ट में, इस पूरे चैप्टर में हम लोग दो फिनोमेना देखने वाले हैं, एक रिफ्लेक्शन और दूसरा रिफ्रैक्शन। तो फर्स्ट फिनोमेना शो करते हैं, ये स्टार्ट करते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो चलो यार, पहले हम लोग प्लेन मिरर से पढ़ेंगे, फिर स्फेरिकल मिरर से पढ़ेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे अलग अलग केसेज आते जाएंगे। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होता है बेटा, ये क्या होता है कि जैसे मान लो सपोज अगर हमने वॉल पे अगर एक बॉल को थ्रो किया, जैसे मान लो इस बोर्ड के ऊपर मैंने एक बॉल को ऐसे ही थ्रो किया, क्या होगा, बॉल जाएगा, इससे टकरा करके फिर से इसी मीडियम में आएगा, फिर से वापस आ जाएगा, ठीक है, बाउंस बैक कर जाएगा। तो लाइट के साथ भी ऐसा ही होता है। जैसे ही लाइट रे अगर ट्रैवल करती है, जैसे ही कोई सरफेस आता है, ठीक है, तो होता क्या है कि कुछ पार्ट उसका वापस आ जाता है, कुछ पार्ट क्या होता है, वापस आ जाता है या बाउंस बैक कर जाता है सेम मीडियम में। तो इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। इसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। तो क्या लिख सकते हैं कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, ठीक है। वैसे ये डेफिनेशन हम लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, या ऐसे लिख लेते हैं कि व्हेन लाइट रे falls on a surface, then it bounce back, and bouncing back of light in same medium is called रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसके बारे में थोड़ा, इस फिनोमेना के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि कैसे क्या क्या अपने पास इन्वॉल्व होता है जब भी अगर लाइट रे रिफ्लेक्ट होती है तो, ठीक है। मान लेते हैं एक मिरर ले लेते हैं हम लोग, ये कोई भी है मिरर या कोई नॉर्मल एक सरफेस ले लो, ठीक है। स्मूथ सरफेस है जिससे कि लाइट रे क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। मान लो एक बात ध्यान रखो कि जब भी अगर एक सरफेस पे फॉल होती है लाइट, तो कुछ पार्ट ऑफ लाइट जो होता है वो एंटर अंदर की तरफ कर जाता है मीडियम के, और कुछ पार्ट वापस आता है। तो जो पार्ट वापस आता है पहले हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, और उसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो कोई भी एक स्मूथ सरफेस ले लिया, ये रही लाइट रे ऐसे फॉल हो रही है, ठीक है, यहाँ से, और यहाँ से हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद ये लाइट रे क्या हो रही है, वापस उसी मीडियम में जा रही है। ये जो फिनोमेना हो रहा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। या क्या क्या पॉइंट इन्वॉल्व है वो देखते हैं, नाम दे देते हैं। ये जो लाइट रे, एक बात ध्यान रखना है कि जब भी लाइट अगर रे फॉर्म कर रहे हो आप, डायरेक्शन एक बार जरूर शो करना, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है डायरेक्शन शो करना। तो ये क्या हो गया, AO, इसको नाम दे दिया B, और इसको नाम दे दिया हमने N का। तो चलो यार, जो लाइट रे इस सरफेस पे फॉल हो रही है, ये लाइट रे आई इस पे फॉल, इस लाइट रे AO जो है इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, ठीक है। लाइट हम लोग एक सिंगल लाइट की बात कर रहे हैं, मतलब क्या नाम बोलते हैं उसको, रे। जो OB है जो कि बाउंस बैक हुई, ये लाइट तो आई और वो क्या हो गया, बाउंस बैक हुई, तो इस लाइट को हम लोग क्या बोलेंगे, इस लाइट रे को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। चलो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, ये हमारा जो ON जो हमने देखा यहाँ पे, ON हमारा क्या है, ये हमारा ON एक परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर किसके, तो इस जो प्लेन है, यहाँ से अगर जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इस O पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी बोलते हैं। दोनों नाम बोल सकते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस या फिर पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो इस पॉइंट के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना हमेशा कि जब भी
रिफ्लेक्शन होगा तो जिस पॉइंट पे लाइट रे फॉल होती है सिर्फ उस पॉइंट का रोल होता है, इसके आसपास कैसा पॉइंट है, कैसा सरफेस है, इस बात पे ये जो रिफ्लेक्शन होगा वो डिपेंड नहीं करता है। सिर्फ किस बात पे डिपेंड करता है कि जिस पॉइंट पे फॉल हो रहा है वो कैसा है, ठीक है। तो पूरा रिफ्लेक्शन में, एक सिंगल रे के रिफ्लेक्शन में सिर्फ एक पॉइंट का रोल होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ये पॉइंट लिख भी लेते हैं कि इन द रिफ्लेक्शन ऑफ a light ray, in the reflection of light ray, only point of incidence has a role, ठीक है ना। उसके अलावा बाकी सरफेस कैसे हैं इस बात पे वो जो रिफ्लेक्शन होगा वो डिपेंड नहीं करता है। हाँ, तो यहाँ पे थे हम लोग कि ओ एन हमारा क्या है, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। कहाँ पे? नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। कहाँ पे? तो नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। ये हमारा होगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर जो नॉर्मल है, ठीक है। अब एक बात देखो, दो टर्म और हमारे पास आते हैं। ये जो होता है, इसको जो एंगल बनता है किसके बीच, ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको किससे डिनोट करते हैं? आई से। ये जो एंगल होता है ये हमारा क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। किसके बीच? नॉर्मल और किसके? रिफ्लेक्टेड रे के बीच। तो इसको हमने क्या नाम दिया? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये इसको आई से और ये इसको किससे डिनोट करते हैं? आर से, ठीक है। चलो, अब ये जो जब भी लाइट रे जो इंसिडेंट होती है, ठीक है, तो ये कुछ रूल फॉलो करते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? तो देखो, पहला जो रूल होता है, फर्स्ट रूल जो होता है कि जब भी अगर लाइट रे ऐसे इंसिडेंट होगी तो ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों हमेशा ही इक्वल होते हैं, चाहे कैसे भी सरफेस से रिफ्लेक्शन हो। जब भी अगर लाइट रे का रिफ्लेक्शन होगा तो हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होगा। तो पहला रूल क्या होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होंगे? सेम होंगे, यानी आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? आर, ठीक है। सेकेंड रूल क्या होता है कि जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये जो तीनों होते हैं वो एक ही प्लेन में होते हैं। कौन सा प्लेन होता है? तो जनरली ये कन्फ्यूजन ये होता है कि हम इस प्लेन की बात कर रहे हो। नहीं, इस प्लेन का तो कोई रिफ्लेक्शन में रोल ही नहीं होता, सिर्फ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस का रोल होता है। हमें जो प्लेन की बात करना है वो ये इसके जस्ट, इस लाइट रे जो पूरा फॉल हो रहा है उसके जस्ट पीछे वाले प्लेन की बात कर रहे हैं। यानी जिस प्लेन की बात हम लोग करने वाले हैं वो कौन सा प्लेन है? ये वाला प्लेन, जिसमें ये पूरा का पूरा लाइट रे फॉल हो रहा है। हम इस प्लेन की बात कर रहे हैं कि लाइट रे अगर ऐसे आएगी तो इसी प्लेन में जाएगी, ना कि लाइट रे ऐसे आके कभी इधर चले जाए। अगर इस प्लेन में आ रही है तो इसी प्लेन में वापस भी जाएगी। तो क्या होगा यहाँ पे? सेकेंड रूल कि इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सारे जो होंगे वो किस में होंगे? सारे सेम प्लेन में होंगे। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल सभी एक ही प्लेन में होंगे। और तभी हम लोग आगे ये टर्म यूज कर पाएंगे कि इन सब का एंगल क्या हो जाएगा? इन सब के एंगल का समेशन क्या होगा? 180 डिग्री। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन कि कितने तरह का रिफ्लेक्शन होगा। तो यहाँ से देखो कि ये दो तरीके के होते हैं, एक होगा रेगुलर और दूसरा होगा इर्रेगुलर, ठीक है। ये डिपेंड कर रहा है कि कैसा सरफेस है हमारे पास, ठीक है। हमारे पास एक कौन सा होगा? रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। और दूसरा कौन सा होगा? सेकंड हमारे पास कौन सा होगा? इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन,
दो रिफ्लेक्शन होंगे, एक रेगुलर और दूसरा कौन सा, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये देखो, ये हमारे कैसे सरफेस से होना चाहिए, एकदम स्मूथ या प्लेन सरफेस से। ठीक है, अगर ऐसे सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है तो हम इसको क्या बोलेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन। जैसे मान लो लाइट रे कैसे आ रही है, ठीक है, ये इंसिडेंट रे है। एक बात ध्यान रखो, जब भी अगर आपको रिफ्लेक्टेड रे का डायरेक्शन अगर ड्रॉ करना हो तो हमेशा सबसे पहले आप पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल ड्रॉ करोगे। जैसे ये हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और जितना एंगल इधर होगा उतने ही एंगल से ये इधर भी जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे। ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होगा कि रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन और स्मूथ सरफेस, क्या लिख सकते हैं, रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन और स्मूथ सरफेस। प्लेन और स्मूथ सरफेस से अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसकी एक प्रॉपर्टी जो हमें ध्यान रखनी है रेगुलर रिफ्लेक्शन की, कि जब अगर मान लो पैरेलल रेज अगर आप इंसिडेंट कर रहे हो, कैसी लाइट रे, पैरेलल लाइट रेज, ये लाइट रे कैसे आई, ठीक है, यहाँ से ऐसे नॉर्मल और ये इधर रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, अगर जस्ट इसके पैरेलल अगर हम लोग एक लाइट रे इंसिडेंट कर रहे हैं, ठीक है, इसके पैरेलल, तो रिफ्लेक्टेड रे भी जो होगी वो भी क्या होगी, पैरेलल। ठीक है, यहाँ से ध्यान रखना है कि अगर रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो उस केस में अगर इंसिडेंट रे पैरेलल हैं तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्या होंगे, पैरेलल। तो एक पॉइंट हमें क्या नोट करना है यहाँ पे कि इफ इंसिडेंट रेज आर पैरेलल, इफ इंसिडेंट रेज आर पैरेलल then reflected rays are also parallel, reflected rays are also parallel। ठीक है, यहाँ से देखो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक बात देखो, ये नॉर्मल यहाँ से इसके पैरेलल, प्लेन सरफेस, तो नॉर्मल क्या होगा, पैरेलल। ये एंगल फिर थीटा है तो ये भी एंगल थीटा, तो इसका ये वाला भी थीटा होगा और ये भी कितना, थीटा। तो इसीलिए क्या होता है, ये इंसिडेंट रे पैरेलल तो रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन पे। इसके दो और नाम है, वो भी लिख लेते हैं। एक इसको क्या बोलते हैं, इसको डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, इसको और क्या बोल सकते हैं हम लोग, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन या फिर स्पेकुलर रिफ्लेक्शन, तीनों नाम है इसके। ठीक है, तो किसी भी बुक में अगर आपको जो भी मिल जाए कोई दिक्कत नहीं, हमें तीनों नाम पता है, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन या फिर स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। ये क्या होगा, कुछ ऐसे कर्व्ड सरफेस से होगा या रफ सरफेस से। ठीक है, जैसे मान लो अगर सपोज हमने एक ऐसा कर्व्ड सरफेस ले लिया, ये ऐसा मैं जो नीचे बना रहा हूँ, एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये क्या होता है कि ये बताता मैं कि नीचे पॉलिश किया हुआ है ताकि आप ये रिफ्लेक्ट हो सकेगी लाइट। ठीक है, मान लो अगर इस केस में अगर हम लोग बात करें तो लाइट रे एक तो ऐसे आ रही है इंसिडेंट, और ये क्या होगा, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और उतने ही एंगल पे ये लाइट रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये हमारा आई हो गया और ये हमारा I1 हो गया, ये R1। हमें पता है I1 इक्वल्स टू क्या होगा, R1। ठीक है, इस केस में क्या होता है, जब भी अगर कैसा रिफ्लेक्शन है ये कि इर्रेगुलर सरफेस, रिफ्लेक्शन फ्रॉम कैसा सरफेस, रिफ्लेक्शन फ्रॉम इर्रेगुलर और रफ सरफेस। ठीक है, इर्रेगुलर या फिर रफ सरफेस से जो रिफ्लेक्शन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिफ्यूज्ड या स्पेकुलर या फिर इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब एक बात देखो, इस केस में अगर हम लोग पैरेलल लाइट रेज इंसिडेंट करें, ठीक है, जैसे मान लो हमने थोड़ा सा इसको ऐसे बना देते हैं, अगर पैरेलल लाइट रेज इंसिडेंट करें, इसके पैरेलल जस्ट अगर हम लोग इंसिडेंट कर रहे हैं, ठीक है, ये रहा, ये दोनों इंसिडेंट रहे पैरेलल, तो भी जो रिफ्लेक्टेड रे होंगी वो पैरेलल नहीं होंगी। ठीक है, ये हमारा I2 है और ये हमारा R2, लेकिन I2 इक्वल्स टू R2 ये हमेशा फॉलो होगा। ठीक है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो ऑलवेज फॉलो होगा। ठीक है, चाहे वो रफ सरफेस हो या फिर स्मूथ सरफेस, सबके लिए वैलिड है। लेकिन
यहाँ पे इंसिडेंट रे पैरेलल है लेकिन रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल कुछ इस डायरेक्शन में और यहाँ पे नॉर्मल कुछ इस डायरेक्शन में, तो नॉर्मल दोनों अलग डायरेक्शन में हुआ, तो भले ये दोनों पैरेलल हो लेकिन ये एंगल क्या होगा? चेंज हो जाएगा। ये एंगल चेंज तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा? चेंज। यहाँ पे I1 इज नॉट इक्वल्स टू I2 है। और क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों के जो नॉर्मल है वो क्या है? पैरेलल नहीं है। ठीक है, तो चलो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इफ इंसिडेंट रेज आर पैरेलल, इफ इंसिडेंट rays are parallel, then also reflected rays are not parallel. Reflected rays are not parallel. reflected rays जो है वो पैरेलल नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों क्या है? नॉर्मल अलग डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये आज अपना लेक्चर यही तक ख़त्म करते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन ये थोड़ा बेसिक पार्ट था, अपने को आता भी था, पहले 9th-10th में पढ़ ही चुके थे। लेकिन अगली क्लास में जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो हम लोग स्टार्ट करेंगे वेक्टर फॉर्म से, जो कि हमारे लिए नया होगा। ठीक है, क्योंकि इसके बाद धीरे धीरे टॉपिक हमारा और वास्ट होता जाएगा जो हमें पता नहीं रहेगा। ठीक है, तो अगली क्लास में हम लोग, अगले लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे ये वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।